जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका यूपी पीसीएस मीमांसा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशियन हिस्ट्री का जो एपिसोड 3 है उसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने एंशियन हिस्ट्री के जो यूपी पीसीएस ओरिएंटेड यूपी पीसीएस की जो थीम है जहां से बार बार क्वेश्चन आयोग रिपीट करता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एपिसोड 1 और एपिसोड कंप्लीट किया है। ठीक है, टोटली इसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आपने पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन 2 एपिसोड को जरूर देखें, वो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो नोट्स हैं जो मैंने यूपी पीसीएस जो पीवाईक्यू है उनको ध्यान में रखकर तैयार किए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नोट्स हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, जो ना केवल आपके यूपी पीसीएस में हेल्प करेगा आपको, अपितु यूपीएससी के अलावा जो अदर स्टेट पीसीएस है ना, जैसे कि यूके पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया, जो भी अदर स्टेट के जो पीसीएस हैं उनमें भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम है लाइक एसएससी वगैरह जो भी हैं, वहां पे भी ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको यही कहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो आप जाके वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको ऐसे बेहतरीन नोट्स के साथ साथ और भी जो एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन रहती है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे और जो मैं आपको करा रहा हूं प्लीज उन्हें नोट करते जाएं। एग्जाम के जो एंड में ना, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ये नोट्स आपके रिवीजन में काफी मदद करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें महत्वपूर्ण अभिलेखों या स्तंभ लेखों की, ठीक है, उनके जो फाउंडर रहे हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो फैक्ट रहे हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा अभिलेख है या स्तंभ लेख है वह है कालसी शिलालेख। ठीक है, कालसी शिलालेख की बात की जाए तो इसको किसने खोजा? तो फॉरेस्ट नामक एक व्यक्ति हुए जिन्होंने इसे खोजा। कब? 1860 में। अब बात की जाए कालसी जो शिलालेख है वह कहां पर अवस्थित है, तो यह आपको उत्तराखंड के देहरादून जिले में देखने को मिल जाएगा। मेनली आपको यह याद रखना है कि कालसी जो शिलालेख है ना, आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कालसी शिलालेख है यह संबंधित किससे है? तो अशोक से संबंधित है। बस ये 2 फैक्ट याद रखने। इसके अलावा यह याद रख लेना है कि कालसी शिलालेख जो है ना, प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, 2 चीजें याद करनी है यहाँ पर। मेन जो है, पहले आपको याद करना है कालसी शिलालेख का फाउंडर कौन है, फॉरेस्ट याद रखना है। ठीक है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर याद रहती है तो एग्जाम में हेल्प करता है। ठीक है, तो 1860 आपको याद कर लेना है। दूसरा, यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। इसके अलावा यह अशोक का शिलालेख है और यह प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें गिरनार शिलालेख की। गिरनार शिलालेख की खोज किसने की? तो कर्नल टाड ने की। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गिरनार शिलालेख किसने खोज की? इस गिरनार शिलालेख की तो कर्नल टाड ने की 1822 में। इसके अलावा दोस्तों, गिरनार शिलालेख पूछे यदि है कहां पर, तो आपको गुजरात के जूनागढ़ में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, गिरनार शिलालेख में आपको कौन कौन से राजा की जानकारी मिलती है? तो अशोक के साथ साथ इसमें रुद्रदामन प्रथम जो कि एक शक शासक था, और उसके साथ साथ स्कंदगुप्त के लेख भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो गिरनार शिलालेख में आपको 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम, देन स्कंदगुप्त। ओके, सहबाजगढ़ी शिलालेख की यदि हम बात करें तो इसके फाउंडर जो रहे हैं वो जनरल कोड रहे हैं। और कब फाउंड किया? तो 1836 में सहबाजगढ़ी शिलालेख को खोजा गया। वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर जिले में अवस्थित है। ठीक है, इसकी लिपि की बात की जाए तो खरोष्टी लिपि का इसमें प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाए खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो यह याद रखना है आपको कि खरोष्टी लिपि ना दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, मानसेहरा शिलालेख की यदि हम बात करें तो इसके फाउंडर कौन रहे? तो जनरल कनिंघम इसके फाउंडर रहे। ठीक है, इसके अलावा जो मानसेहरा शिलालेख है ना, वह भी खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, और अशोक का ही यह महत्वपूर्ण लेख है, ये चीज आपको याद रखनी है। सहबाजगढ़ी शिलालेख हो गया, ठीक है, ये भी आपको खरोष्टी लिपि में देखने को मिलेगा, और मानसेहरा शिलालेख भी आपको खरोष्टी लिपि में ही देखने को मिल जाएगा। दोनों पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके अलावा सहबाजगढ़ी शिलालेख का फाउंडर जनरल कोड है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मानसेहरा शिलालेख के फाउंडर कौन है? तो जनरल कनिंघम है, यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा यह भी याद रखना है, दोनों जो अभिलेख है ना, ठीक है, अशोक से संबंधित है। ओके, ये फैक्ट याद रखना है। धौली शिलालेख की बात की जाए तो धौली शिलालेख के फाउंडर कौन है? कीटो है। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछता है कि धौली शिलालेख के फाउंडर कौन है, तो कीटो याद रखना है आपको, और 1837 में फाउंड किया गया है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है किसने फाउंड किया। ओके, लेकिन अगर डेट याद रहती है आपको तो वो आपके ही एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ओके,
तो धौली शिलालेख, जैसा कि मैंने बताया कि इसके फाउंडर कीटो हैं। इसके अलावा धौली शिलालेख आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो ओडिशा में देखने को मिल जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। और इसी शिलालेख में हमें अशोक के जो कलिंग युद्ध के पश्चात ना प्रशासकीय निर्देश है उनका वर्णन देखने को मिल जाता है। कलिंग युद्ध हुआ कब है, तो यह आपको याद रखना है 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है, जिसके बाद अशोक का क्या होता है दोस्तों, हृदय परिवर्तन। अशोक का हृदय, ठीक है, बदल जाता है, यानी कि वह जो हिंसा की नीति थी उसको त्याग करके धम्म की नीति का पालन करने लग जाता है, धम्म की नीति का पालन करता है। ओके, बात की जाए जौगढ़ शिलालेख की, ठीक है। जौगढ़ शिलालेख के फाउंडर कौन रहे, तो वॉल्टर इलियट इसके फाउंडर रहे। कौन जौगढ़ शिलालेख का फाउंडर रहा, तो वॉल्टर इलियट, ठीक है। मैं बार बार आपको एम्फिसाइज इसीलिए कर रहा हूं ताकि ये फैक्ट आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, क्योंकि एग्जाम में मुझे पता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैं बार बार इनके फाउंडर पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं ऐसे। आप चाहें तो पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने नोट्स तैयार किए पीवाईक्यू को ही बेस बना के तैयार किए गए, ऐसे ही नहीं बना लिए हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आप देखना आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको मेरे इन्हीं नोट से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, ठीक है। इनडायरेक्ट तो ना जाने कितने आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे जो आपको किसी न किसी रूप में क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। तो हम कहां थे, जौगढ़ शिलालेख में, ठीक है। जौगढ़ शिलालेख के फाउंडर कौन है, तो वॉल्टर इलियट, याद रखना है आपको। और कब फाउंड किया, तो 1850 में इसको फाउंड किया। इसके अलावा दोस्तों जौगढ़ जो शिलालेख है आपको कहां देखने को मिलेगा, तो उड़ीसा में ही देखने को मिलता है जौगढ़ शिलालेख, ठीक है। दो चीजें याद रखनी है, उड़ीसा में कौन कौन से शिलालेख है, तो एक है जौगढ़ शिलालेख और एक है धौली शिलालेख, ठीक है। धौली शिलालेख के फाउंडर कीटो और जौगढ़ शिलालेख के फाउंडर वॉल्टर इलियट है, ठीक है। ये देखो, जैसा मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे वो शहबाजगढ़ी हो, चाहे वो मानसेरा हो, बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख है, जो हमने गिरनार अभिलेख किया है ना, इसी का दूसरा नाम है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। इस अभिलेख के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से, जैसा कि हमने पहले कर लिया है। और संस्कृत का यह पहला बड़ा अभिलेख है। जो गिरनार अभिलेख है, जिसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, यह संस्कृत का प्रथम अभिलेख है, ठीक है। संस्कृत का फर्स्ट अभिलेख, यह आपको फैक्ट याद रखना। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो अब बात की जाए यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेखों की एवं उनसे संबंधित शासकों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ अभिलेख दिए हुए हैं, स्तंभलेख दिए हुए हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड हम राजाओं के बारे में जानेंगे, एंड उन अभिलेखों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। अब हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित किससे, तो कलिंग राजा खारवेल था, जो चेदी वंश का राजा था खारवेल, ठीक है। उससे संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, यह याद रखना है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है, जो कलिंग का राजा था और चेदी वंश से संबंधित था, यह भी याद रखना है आपको। अब बात की जाए हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो यह जो अभिलेख था वह प्राचीन तिथि रहित जैन अभिलेख है, ठीक है। इसमें किसी तिथि का वर्णन नहीं है, यानी कि डेट का वर्णन इसमें नहीं है। ओके, यह फैक्ट याद रखना। इसके अलावा जो भारतवर्ष है ना दोस्तों, भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो लेख मिलता है हमें इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलता है। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और हाथी गुफा अभिलेख जो है वह संबंधित किससे है, तो खारवेल से संबंधित है, जो कि चेदी वंश का राजा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, ठीक है, जो कि गिरनार में अवस्थित है। गिरनार कहाँ है, तो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, गुजरात में। इस अभिलेख के बारे में हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है दोस्तों, वह रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। अब रुद्रदामन प्रथम की हम बात करें तो यह शक शासक था, ठीक है, यह फैक्ट भी याद रखना है। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्रदामन प्रथम का है, और जूनागढ़ी अभिलेख संस्कृत का फर्स्ट अभिलेख है, संस्कृत का जो था ना फर्स्ट अभिलेख है, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें सुदर्शन झील के निर्माण एवं पुनरुद्धार का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। सुदर्शन झील है, इसको बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इसके बाद भिन्न भिन्न राजाओं ने इसका पुनरुद्धार करवाया, यानी कि पुनर्निर्माण करवाया, और नहरें भी निकलवाई वहां से, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन प्रथम थे, जो शासक था। इसके अलावा इसमें सुदर्शन झील का व्यापक वर्णन मिलता है, और संस्कृत का है फर्स्ट अभिलेख है,
ये फैक्ट आपको याद रखना है। नासिक अभिलेख की हम बात करें तो नासिक अभिलेख संबंधित है गौतमी बलसिरी से। ठीक है, गौतमी बलसिरी किससे संबंधित है? तो सातवाहन वंश के राजा थे, तो नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी से संबंधित है। और इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का और उसकी उपलब्धियां जो थी उनका व्यापक वर्णन किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो अभिलेख है हमारा प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख की बात की जाए तो इसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, अब समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान राजा था। इसके अलावा समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए प्रयाग स्तंभ लेख है ना, इसके रचयिता कौन है? तो हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, और हरिसेन किसका दरबारी था? तो समुद्रगुप्त का ही दरबारी था। ये देखिए हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख, और ये चंपू शैली में, यानी कि यह आपको गद्य प्लस पद दोनों में देखने को मिल जाएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय एवं नीतियों का वर्णन है, यह आपको पता होना चाहिए। ऐहोल अभिलेख है ना दोस्तों, वह पुलिकेशिन 2 से संबंधित है, और पुलिकेशिन 2 के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेक्चर 2 यदि आप देखेंगे, इसका जो एपिसोड 2 है उसमें हमने पुलिकेशिन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा हुआ है। इसके अलावा पुलिकेशिन 2 चालुक्य वंश का राजा था। ठीक है, और कहाँ के चालुक्य वंश के राजा थे? तो वातापी के थे। ठीक है, अब बात की जाए ऐहोल अभिलेख जो है उसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, ये जो ऐहोल अभिलेख है ना, इसी में वर्णन किया गया है कि पुलिकेशिन 2 द्वारा जो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन जो राजा था उसको पराजित किया गया। ओके, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बात करें हम मंदसौर अभिलेख की, तो मंदसौर अभिलेख जो है ना मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ठीक है, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस अभिलेख में हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल पर विजय का यशोगान का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो हूण आक्रमणकारी था जिसका नाम मिहिर कुल था, उस पर विजय का यशोगान किसमें हमें मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से ही हमें ज्ञात होता है। तो हमारा अभिलेखों का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। ओके, तो अब हमारे बचे हुए जो अभिलेख हैं उनको भी आइए फटाफट देख लेते हैं। तो ग्वालियर जो अभिलेख है ना दोस्तों, वह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है ना गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली पाई जाती है, यह आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर अभिलेख संबंधित किससे है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। इसी अभिलेख में हमें गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली एवं उनकी जो विजय उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमें विस्तार पूर्वक पता चलता है। किससे? तो ग्वालियर अभिलेख से। बात करें हम भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की। ठीक है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है ना दोस्तों, वह स्कंदगुप्त से संबंधित है, और स्कंदगुप्त जो है वह गुप्त वंश का राजा था। अब ये जो भीतरी जूनागढ़ अभिलेख है ना, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो गाजीपुर में देखने को मिल जाएगा। एक सेकंड, गाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा। गाजीपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, जूनागढ़ तो आपको पता ही है गुजरात में अवस्थित है। तो आपको बस ये फैक्ट पता होना चाहिए कि भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से, जो कि गुप्त वंश का राजा था। इसमें पुष्यमित्र और हूणों के आक्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देवपाड़ा अभिलेख की बात करें हम, तो देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। ठीक है, विजय सेन कहाँ का शासक था? तो बंगाल का शासक था, जो कि सेन वंश से संबंधित था, और देवपाड़ा अभिलेख इसी से रिलेटेड था। इसी देवपाड़ा अभिलेख में हमें सेन वंश के शासकों की राजनीतिक स्थिति का वर्णन का पता चलता है। ठीक है, तो बात करें अयोध्या इंस्क्रिप्शन की, यानी कि अभिलेख की, जो कि धनदेव से संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें अयोध्या अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, उसके बारे में हमें बड़े ही डिटेल से जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका नाम है बेसनगर। ठीक है, बेसनगर जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि अभिलेख है, वह हेलियोडोरस से संबंधित है। ठीक है, हेलियोडोरस कौन था? तो हेलियोडोरस जो है ना तक्षशिला का एक ग्रीक राजदूत यानी कि यवन राजदूत था। ठीक है, अब हमें बेसनगर से क्या जानकारी मिलती है ये मैं आपको बता दूं। तो बेसनगर अभिलेख जो है ना, उससे हमें भागवत धर्म का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, भागवत धर्म जिसे वैष्णव मत भी कहा जाता है, ठीक है, उसको ग्रहण करने का साक्ष्य मिलता है। और कौन ग्रहण करता है? तो यही हेलियोडोरस जो है ना, जो कि ग्रीक राजदूत था, वही एक्सेप्ट करता है। किसे? तो वैष्णव मत को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों यहां से हमें गरुड़ स्तंभ के बारे में भी जानकारी मिलती है। किससे? तो बेसनगर अभिलेख से। तो अब हमारा लास्ट जो अभिलेख है उसका नाम है सिनकोट अभिलेख। तो ये किससे संबंधित है सिनकोट अभिलेख? तो मीनांडर से संबंधित है।
और इसी सिनकोट अभिलेख में हमें बौद्ध धर्म से जुड़े जो अवशेष है ना, उसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको अभिलेख याद रखने, उनसे रिलेटेड राजवंशों के बारे में या शासक के बारे में जानकारी याद रखनी, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। जो मैंने बहुत ही कम मात्रा में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ना आपको प्रस्तुत कर रखे हैं, वही आपको याद रखें। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो अब देखते हैं राज्य और राजा के संबंध में कौटिल्य के क्या विचार थे। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य और राजा के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसी सिद्धांत के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो। ठीक है, कई बार सप्तांग सिद्धांत एक तरफ दे दिया जाता है, फिर उनके जो अंग है उनका क्या तात्पर्य होता है या फिर उन्हें कैसे अरेंज करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो चाणक्य की एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट है ना, सबको ये बुक के बारे में पता ही होगा। जी हाँ, आप सही अनुमान लगा रहे हैं, उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की जो फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम अर्थशास्त्र है, जिसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें राज्य को मानव के शरीर के समतुल्य माना गया। ठीक है, मानव शरीर के इक्वल स्टेट को माना गया है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में माना गया है। ठीक है, जिसमें उसके 7 अंगों का वर्णन किया गया है। अब ये 7 अंग कौन कौन से मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो जो प्रथम है वह है स्वामी या राजा। ठीक है, जो राज्य का सर्वोच्च एवं प्रधान अंग होता था। ठीक है, उसके बाद दंड आता है। दंड से क्या तात्पर्य है? सेना एवं न्याय व्यवस्था थी। राज्य की जो सेना होती थी ना एवं न्याय व्यवस्था थी, वह दंड से संबंधित थी। ठीक है, अब अमात्य की बात करें तो अमात्य उस समय मंत्री व अधिकारी होते थे। ठीक है, जो कि शरीर के रूप में इसकी तुलना देखें तो आंखों से संबंधित था। दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग का तात्पर्य था किला। ठीक है, जो राज्य रूपी शरीर की बाहों के समान था। ठीक है, रक्षा के लिए। ठीक है, सिर की बात करें तो राज्य रूपी शरीर के कान के समान था। ठीक है, और वहीं कोष की बात की जाए तो कोष से तात्पर्य राजकोष से था। ठीक है, जो कि राज्य रूपी शरीर का मुख होता था। इसके अलावा राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र जनपद या जनता से संबंधित था, जो राज्य रूपी शरीर के पैरों के समान था। तो यहां पर हमारा पूरा सप्तांग सिद्धांत समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको सप्तांग जो सिद्धांत है वह आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मेन जो सप्तांग सिद्धांत है, पहला है स्वामी, जिसे राजा भी कहा जाता था। दूसरा दंड, तीसरा अमात्य, चौथा दुर्ग, पांचवा मित्र, छठा कोष एवं सातवां राष्ट्र। तो टोटल 7 जो सिद्धांत है वह हमारे सप्तांग सिद्धांत कहलाते हैं। यह आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहां पर हम गुप्त काल से रिलेटेड प्रशासनिक शब्दावलियों को जानेंगे, उनका क्या तात्पर्य होता है वह भी जानेंगे। बात की जाए महादंड नायक की, तो महादंड नायक दोस्तों गुप्त काल में न्याय का प्रमुख कहलाता था। अश्वपति की बात की जाए तो अश्वपति घोड़ों का प्रभारी अधिकारी होता था। तो घोड़ों का प्रभारी अधिकारी कौन था? अश्वपति। आपको नाम से ही पता चल जा रहा है। महादंड नायक आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यह न्याय का प्रमुख होता था। महाप्रहार की बात कर रहा जाए तो महाप्रहार कौन होता था गुप्त काल में? तो रक्षकों का प्रमुख कहलाता था महाप्रहार। नगर श्रेष्ठी की बात करें तो गुप्त काल में नगर श्रेष्ठी कौन होता था? तो नगर प्रशासन की देख रेख करने वाले को नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। वहीं ग्रामाध्यक्ष या ग्रामिका कौन होता था? तो ग्राम का प्रधान कहलाता था ग्रामाध्यक्ष। नरपति की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, नरपति की बात की जाए तो नरपति प्रधान पैदल सैनिक हुआ करता था। जो पैदल सैनिकों का जो प्रधान था वह नरपति कहलाता था। यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात की जाए दूताकाश की, तो दूताकाश कौन होता था? तो उपहार और अनुदान से संबंधित जो प्रमुख अधिकारी था ना, उसी को दूताकाश कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों रंड भंडा ग्रीका, यहाँ पे धिका लिखा हुआ है, ये एक्चुअली रंड भंडा ग्रीका है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो रंड भंडा ग्रीका जो है वह किससे रिलेटेड था? तो ये सैन्य आपूर्ति का प्रभारी होता था। सैन्य आपूर्ति से तात्पर्य है जो सेना को जो सामान लगता था, ठीक है, उसको सप्लाई देना, उसका सप्लाई करना, उसका जो हेड होता था ना वही कहलाता था रंड भंडा ग्रीका। ओके, बात की जाए संधि विग्रहिका की, तो संधि विग्रहिका कौन होता था? तो यह शांति और युद्ध का मंत्री होता था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि संधि विग्रहिका किससे संबंधित है? तो शांति और युद्ध का मंत्री होता था। किस काल में था? तो गुप्त काल में यह होता था। अब बात की जाए अच्छ पटलाधिकृत, अच्छ पटलाधिकृत, अच्छ पटलाधिकृत। अब यह अच्छ पटलाधिकृत जो है वह किससे रिलेटेड था? तो अभिलेख एवं लेखाधीक्षक, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड था। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन वगैरह भी यह देखता था। बात की जाए पिलुपति की, पिलुपति का क्या कार्य होता था? तो यह सेना में हाथियों का प्रभारी होता था। पिलुपति आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे मैं आपको दोबारा लिख देता हूं। कैसे लिखते हैं? अच्छ पटलाधिकृत। ओके, तो अच्छ पटलाधिकृत क्या होता था? तो अभिलेख
का प्रभारी होता था और लेखा अधीक्षक का भी प्रभारी होता था। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा गुप्त काल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बात की जाए महत्वपूर्ण विदेश यात्री। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। ये भी हर आयोग का, ना कि केवल यूपी पीसीएस का, बल्कि यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस का सबका ये फेवरेट थीम है कि वो विदेशी यात्रियों या दूसरों क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो बात करें हम मेगास्थनीज की, ठीक है। मेगास्थनीज किसके टाइम पीरियड में आता है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो यह सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत था, ठीक है। और इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम है इंडिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसमें मौर्य काल की ही जानकारी मिलती, ओके, इंडिका में। अब बात की जाए ह्वेन की, तो ह्वेन का जो टाइम पीरियड रहा भारत में वह 630 से लेकर 645 ईस्वी तक था, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में यह आता है, हर्षवर्धन के काल में यह आता है और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। ह्वेन की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है सी यू की, ठीक है, सी यू की। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें फाहियान की। फाहियान आपको कब देखने को मिलेगा? तो फाहियान आपको 405 से लेकर 411 ईस्वी में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फाहियान आता कब है? तो फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। तो चंद्रगुप्त टू जो था वह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है, गुप्त काल का शासक था चंद्रगुप्त टू। उसी के काल में फाहियान भारत आता है। अब फाहियान की जो प्रमुख पुस्तक है वह फो क्यों की है, ये इसकी प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। अब बात करें इत्सिंग की। इत्सिंग एक चीनी यात्री था, ठीक है। यह नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करने के लिए भारत में आया था और इसका जो टाइम पीरियड था 671 से लेकर 695 ईस्वी तक था। बात करें अल मसूदी की, तो 957 ईस्वी में आता है, अरब यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम है मुरूज उल जेहाब, ठीक है, यह आपको याद रखना है। अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है, ठीक है। और इसकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल बरूनी की जो प्रमुख पुस्तक का नाम है क्या है? किताबुल हिंद इसकी पुस्तक का नाम है और इसका अन्य नाम है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ओके। यह फैक्ट आपको याद रखना है। अब इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1024 से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत में यह रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। संगम साहित्य से भी कई बार एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और बच्चों का सबसे वीक टॉपिक होता है। तो मैं आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट संगम साहित्य आपको बता देता हूँ जिससे आप भविष्य में इसे कभी भूलेंगे नहीं और एग्जाम में हमेशा सही टिक कर आएंगे। अब संगम साहित्य का जो प्रमुख पहला ग्रंथ है वह है शिल्पाधिकारम, ठीक है। अब शिल्पाधिकारम किसकी रचना है? शिल्पाधिकारम की इलंगो आदिगल की रचना है, ठीक है। इलंगो आदिगल द्वारा शिल्पाधिकारम की रचना की गई और इसमें कोवलन, कनंगी और माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन, ठीक है। 3 जनों की इसमें प्रेम कहानी का वर्णन है। किसमें? शिल्पाधिकारम में। किसके द्वारा लिखित की गई? इलंगो आदिगल द्वारा। और एक कनंगी पंथ से रिलेटेड है। कनंगी पंथ दक्षिण भारत में ही बाद में विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है? तो दक्षिण भारत में। मणिमेखले की बात की जाए दोस्तों तो मणिमेखले जो है सितनई सतनार द्वारा लिखी गई एक रचना है और मणिमेखले शिल्पाधिकारम का ही अगला भाग है, ठीक है। मणिमेखले में जो शिल्पाधिकारम है ना उसी की आगे की स्टोरी मणिमेखले में दर्शाई गई है। अब मणिमेखले में किसकी कहानी है? तो कोवलन की जो बेटी है, कोवलन और माधवी की जो बेटी है उसकी कहानी का वर्णन है मणिमेखले, ठीक है। मणिमेखले ही नाम था, कोवलन और माधवी की बेटी का जो नाम ही था मणिमेखले, इसलिए जो ग्रंथ का नाम भी सितनई सतनार ने रख दिया मणिमेखले। तोल्कापियम की बात करें तो तोल्कापियम तोल्कापियार की रचना है, ठीक है। द्वितीय संगम में इसकी रचना की गई थी और यह तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र, यह भी याद रखना है। तोल्कापियम क्या है? तो तमिल व्याकरण है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है और रचना इसकी तोल्कापियार ने की है। तिरुकुरल ग्रंथ था, उसकी रचना तिरुवल्लुर ने की थी। यह एक दर्शन शास्त्र से रिलेटेड ग्रंथ था। बात की जाए जीवक चिंतामणि की, तो जीवक चिंतामणि जो साहित्य था उसकी रचना किसने की? तिरुक्कुतेवर ने। तिरुक्कुतेवर एक जैन तपस्वी था जिसने जीवक चिंतामणि की रचना की थी। कुंडलकेशी की बात की जाए तो यह बौद्ध अपराधी कलन और एक व्यापारी लड़की थी, उसकी प्रेम कहानी है। ओके, तो बात करें प्रमुख संगीत ग्रंथों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुंडरीक विठल के बारे में जानते हैं। पुंडरीक विठल जो है वह रागमाला से जुड़े हुए थे, ठीक है। किससे जुड़े थे? तो रागमाला से जुड़े थे। रागमाला से जुड़े प्रमुख भारतीय संगीतकार थे, ठीक है। इन्होंने सदगम और चंद्रोदय नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा इन्होंने राग मंजरी की भी रचना की है। 2 ग्रंथ की रचना पुंडरीक विठल ने की। कौन कौन सी? तो सदगम, चंद्रोदय
और राग मंजरी। राग मंजरी की रचना किसके निर्देश पर की गई थी? तो राजा मान सिंह ने इन्हें आदेश दिया था राग मंजरी की रचना करने के लिए। अब बात करें श्रीकंठ की, तो श्रीकंठ जो है वह रस कौमुदी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, रस कौमुदी से जुड़े हुए हैं और ये पुंडरीक विठल के ही छात्र थे। ये जो पुंडरीक विठल है ना, इन्हीं के छात्र थे श्रीकंठ। ठीक है, तो ये रस कौमुदी मुखर और वाद संगीत और नृत्य से रिलेटेड थे। कौन? तो संगीत श्रीकंठ। ओके, बात करें सोमनाथ की। सोमनाथ की हम बात करें तो ये राग विबोध से जुड़े हुए एक तेलुगु ब्राह्मण थे। ठीक है, और ये रहते कहां थे? तो राजमुंदरी में रहते थे। राजमुंदरी में रहते थे ये। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने रागों को जन्य जनक या थाटा राग प्रणाली, ठीक है, जन्य जनक या थाटा राग प्रणाली के संदर्भ में वर्णित किया है। तो सोमनाथ के बारे में आपको यही जानना है कि ये राग विबोध से जुड़े हुए थे। ठीक है, राजमुंदरी के रहने वाले थे और उन्होंने अपने रागों को जन्य जनक या थाटा राग प्रणाली के संदर्भ में वर्णित किया। वेंकट रमन की यदि हम बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये दो फैक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और पुंडरीक विठल के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, रट लेंगे तो यकीन करिए आपका एग्जाम होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम कहां थे? वेंकट रमन पे। तो वेंकट रमन दोस्तों चतुर्दंडी प्रकाशिका, ठीक है, चतुर्दंडी की प्रकाशिका से जुड़े थे वेंकट रमन। कर्नाटक संगीत के एक भारतीय कवि थे। ठीक है, कर्नाटक संगीत में ये मेलकर्ता प्रणाली के भी जनक थे। ठीक है, आपको यह वेंकट रमन के बारे में फैक्ट याद होना चाहिए कि इन्होंने चतुर्दंडिका प्रकाशिका बुक की रचना की। ठीक है, कर्नाटक संगीत से संबंधित थे और कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता प्रणाली के फाउंडर थे। यहाँ पर संगीत ग्रंथ हमारे कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण साहित्य कृतियां प्रस्तुत की गई जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। रामायण की बात करें तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, आपको पता ही होगा। महाभारत की बात करें तो रचयिता वेद व्यास है। कालिदास की प्रमुख कृतियों की बात करें तो कालिदास की प्रमुख कृतियां रघुवंशम रही है, ऋतु संहारम रही है, मेघदूतम रही है। ये कालिदास की प्रमुख कृतियां हैं, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। रावण वध की बात करें तो रावण वध की रचना भट्टी द्वारा की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दंडी की जो प्रमुख कृतियां, दंडी ने काव्य दर्शन की रचना की है, वहीं 10 कुमार चरित की भी दंडी ने ही रचना की है। तो दंडी की प्रमुख कृतियां आपको पता होनी चाहिए, काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित। कृतार्जुनियम किसकी रचना है? तो दोस्तों भारवी द्वारा यह लिखित गई है। कृतार्जुनियम किसके द्वारा लिखित है? तो भारवी द्वारा। नीति शतक की बात करें दोस्तों तो नीति शतक किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की रचना। तो यहाँ पर हमारा जो साहित्यिक कृतियां कंप्लीट होता है। बात करें प्रमुख दर्शन की बात कर लें, एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से दर्शन किससे संबंधित है। तो अद्वैत दर्शन की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं वह आदि शंकराचार्य ही हैं। ठीक है, अद्वैत दर्शन किससे संबंधित है? तो आदि शंकराचार्य से संबंधित है। द्वैत दर्शन की बात की जाए तो द्वैत दर्शन मध्वाचार्य से रिलेटेड है। वहीं भेदा भेद या द्वैतवाद की बात करें तो यह निम्बकाचार्य से संबंधित है। निम्बकाचार्य से रिलेटेड कौन सा दर्शन है? तो भेदा भेद और द्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद की रचना किसने की या उसके प्रवर्तक कौन रहे शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के? तो वल्लभाचार्य रहे। वहीं अचिंत्य भेदा भेद की बात करें, अचिंत्य भेदा भेद दर्शन किसका है? तो चैतन्य महाप्रभु का। ओके, तो बात करें सम्राट अशोक की जो प्रमुख उपाधियां रही हैं वह क्या क्या रही हैं एवं उससे रिलेटेड जो अभिलेखीय साक्ष्य थे उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट अशोक की बात की जाए तो सम्राट अशोक का जो अशोक नाम मिलता है ना दोस्तों, वह सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में, मास्की लघु शिलालेख में मिलता है। ओके, तो अशोक का जो अशोक नाम मिलता है कहाँ? तो मास्की में मिलता है, सर्वप्रथम मास्की में मिलेगा। उसके बाद गुर्जर, नेतुर और उदयगोलन लघु शिलालेख में आपको अशोक का नाम अशोक देखने को मिल जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी कहाँ कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी भाबरू, बैराट और कंधार अभिलेख में कहा गया। इसके अलावा दीपवंश ग्रंथ में भी कहा गया है। बात की जाए मगधाधिराज की तो मगधाधिराज अशोक को किस में कहा गया? तो भाबरू लेख में अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। इसके अलावा देवनाम प्रिय की बात की जाए तो अशोक को देवनाम प्रिय कहाँ कहा गया? तो अशोक के जो 12वें और 13वें शिलालेख थे ना दोस्तों, वहां पर अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है। अब बुद्ध शाख की बात की जाए तो अशोक को बुद्ध शाख कहाँ कहा गया है? तो मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाख कहा गया है। अब ये मास्की अभिलेख है कहाँ? तो आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। ओके, अब बात करें अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहाँ कहा गया? तो गिरनार, रूमनदेई और निनिलवा अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। वहीं पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया और किस पुराण में कहा गया? तो विष्णु पुराण में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि शाक्य मुनि ना दोस्तों महात्मा बुद्ध को कहा जाता था। कौटिल्य ने मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत की रचना की थी। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे जिसके अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना,
मित्र सभी आ जाते थे। ये 7 चीजें आती थी, ये सातों आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या आता है। एक फैक्ट आपको यह भी याद रखना है कि सप्तांग सिद्धांत में सबसे टॉप पे जो था, शीर्ष पे था, वह राजा था, और सबसे नीचे था वह कौन था? मित्र था। इसके अलावा दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। और कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने हिंसा की नीति को त्याग कर धम्म की नीति अपना ली। ठीक है, धम्म की नीति अशोक ने अपना ली। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है प्राचीन भारत के राजवंश। ठीक है, इसमें हम प्रमुख राजवंश के फाउंडर और उनके लास्ट रूलर के बारे में जानेंगे। तो बात करें नंद वंश की, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म या उग्रसेन। ठीक है, इसी का अगला नाम था, यानी कि दूसरा जो नाम था उग्रसेन था महापद्म का। तो फाउंडर कौन था नंद वंश का? तो महापद्म। और अंतिम शासक धनानंद था। मौर्य वंश की बात करें तो इसके फाउंडर आपको पता ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर रहे। वहीं अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद इसने शुंग वंश की नींव रख दी। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, या कई राइटर श्रीगुप्त को भी मानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक। इसके अलावा जो इनके अंतिम इंपॉर्टेंट जो शासक थे ना, वह थे स्कंदगुप्त। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। शुंग वंश की बात करें हम, शुंग वंश का जो फाउंडर था वह पुष्यमित्र शुंग था। ये भी मैंने आपको बताया अभी कि बृहद्रथ की हत्या, जो मौर्य शासक का अंतिम शासक था ना बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था, यहाँ भा आएगा। ओके, देवभूति इसका अंतिम शासक था। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक देखने को मिल जाएगा आपको, और इसका जो अंतिम शासक है यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है और अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कौन है इसका फाउंडर, कौन है इसका लास्ट रूलर। ओके, चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य 2 टाइप के चालुक्य वंश थे, कल्याणी के थे, एक वातापी के थे। तो वातापी की हम बात कर रहे हैं, तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। और अंतिम शासक की बात करें तो कीर्तिवर्मन द्वितीय इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, तो चालुक्य वंश का फाउंडर पुलकेशिन प्रथम और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो यहीं पर दोस्तों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और ऐसी क्लास से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके अन्य साथियों को भी सहायता मिल सके। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि यूपीपीसीएस 2026 से पहले मैं आपकी सारी जो जीके की क्लास है वो खत्म कर दूंगा। जितने भी यूपीपीसीएस की थीम्स है ना, जो बार बार रिपीट होती है, वो सब आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ऐसे ही एडवांस नोट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।